हेलो स्टूडेंट्स, देखो चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन करते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। डेटा हैंडलिंग चैप्टर में सिर्फ आपको बहुत कॉमन सी बातें याद रखनी है। जैसे आपको मीन पता होना चाहिए। क्या होता है मीन? होता है सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, जितना भी आपका डेटा होगा सबसे पहले उन सारे डेटा को प्लस कर लेंगे, और जितना नंबर था, नंबर का मतलब है जैसे ये एक डेटा है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो नीचे आ जाएगा 6। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड नंबर ऑफ डेटा। ओके, अब आपके लिए एक एग्जांपल तैयार किया मैंने। फाइंड द मीन ऑफ, ये 6 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कोई डेटा है। इन डेटा का आपको मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इनका सम करेंगे। तो 36 + 25 + 50 + 46 + 60 + 55 इनको ऐड करेंगे तो आएगा 282, और इसको 6 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ डेटा था 6। तो 6 से डिवाइड करके हमारा आंसर आएगा 47। तो ये हमारा हो गया मीन। बीच में एक दूसरी चीज़ छोटी सी आपको समझा देता हूँ, रेंज क्या होती है। कई बार रेंज का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। रेंज का मतलब होता है जो भी हमारा हाईएस्ट डेटा है उसमें से लोवेस्ट डेटा को माइनस कर देंगे तो रेंज आ जाता है। ठीक है, ओके। फिर देखो बात करते हैं मोड की। मोड क्या होता है, एक सिंपल लाइन में समझा है मोड को, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ रिपीटिंग डेटा इज़ कॉल्ड मोड। यानी कि जितना भी डेटा हमारा है उसमें जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है उसे कहते हैं मोड। इसका एक एग्जांपल लिखें। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। जो डेटा हमारी दिया 1 3 5 8 6 5 8 7 6 5 5 6 8 6 5 8 5। ओके, तो ये जो डेटा था, इस डेटा में सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, थोड़ा सा पता करते हैं। जैसे मुझे दिखने में लग रहा है सबसे ज़्यादा 5 आ रहा है सबसे ज़्यादा। ठीक है, 1 2 3 4। लेकिन अगर ये डेटा बहुत बड़ा हो तो आपको ना इसे ऐसे आसानी से फाइंड नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी। इस टेबल में देखो सबसे पहले मार्क्स दिए हमने, क्योंकि मैंने मार्क्स का क्वेश्चन बनाया था। तो क्वेश्चन में 1 मार्क है, हमने 1 मार्क टिक कर दिया। क्वेश्चन में 2 नहीं है, 3 है, 3 टिक कर दिया। 3 एक ही बार है। फिर 5 टिक कर दिया, 5 हो गया। फिर 6 है, 6 टिक कर दिया। फिर 7 है, 7 टिक कर दिया। फिर 8 कर दिया। ऐसे करके सारे डेटा हमारे फिल हो गए। नंबर का मतलब है कि कितनी बार रिपीट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी, इसको हम फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ वर्ड लगा सकते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे जो नंबर 1 है वो आ रहा है एक बार। ठीक है, इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ 1। नंबर 3 है वो भी एक बार आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 है। नंबर 5 जो है वो 4 बार आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 4। जो नंबर 6 है वो 2 बार आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 2। नंबर 7 है वो एक बार आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 1। और नंबर 8 जो वो 3 बार आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है 3। तो इसको टेली मार्क में या टेली बार में कैसे लिख सकते हैं, 1 का 1, 2 का 2, 4 का ऐसे लिखते हैं 4 2 1 एंड 3। 5 अगर आता है डेटा में तो 1 2 3 4, फिर एक लाइन से उसको, टेढ़ी लाइन से उसको कट कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, तो ऐसे 5 बन जाएगा। लाइन को कैसे भी कट किया जा सकता है, इसका रूल नहीं है। ठीक है, आपको दोनों ध्यान रखना है। ओके, अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा बार इसमें रिपीट जो हुआ है, जो हुआ था 5। तो ये मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है ग्रीन कलर से, 5। तो इसका आंसर हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, 5 इज़ रिपीटिंग हाईएस्ट, सो मोड इज़ 5। ओके, ऐसी लैंग्वेज बनानी पड़ेगी। फिर तीसरी चीज़ समझते हैं मीडियन क्या होता है। तो देखो मीडियन क्या होता है, एक लाइन में समझें, द मिडल नंबर आफ्टर असेंडिंग अरेंजमेंट। जो भी असेंडिंग अरेंजमेंट के बाद जो मिडल में नंबर होता है उसे कहते हैं मीडियन। लेकिन जो छोटे डेटा है उसमें तो मीडियन निकालना आसान होता है, बड़े डेटा के लिए हमें थोड़ा सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल लिया हमने 24 36 46 17 18 25 एंड 35 का आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो सबसे बड़े जो गलती करते हैं बच्चे वही करते हैं कि सीधे इनका मीडियन निकालना शुरू कर देते हैं। तो उनको लगता है बीच में जैसे 17 आ रहा है तो इट इज़ द मीडियन। लेकिन डेफिनेशन में जैसे मैंने कहा है कि मीडियन क्या होता है, असेंडिंग अरेंजमेंट या डिसेंडिंग अरेंजमेंट का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लाइन लिखेंगे, फर्स्ट अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आपको अरेंज करना है। तो मैंने 17 को सबसे पहले लगाया, फिर 18, फिर 24 25 35 36 और 46। इन सारे नंबर को देखने के बाद सिर्फ देखने से पता चल रहा है कि इनके बीचों बीच में 25 आ रहा है। ठीक है, एकदम मिडल में, जैसे 3 इधर और 3 इधर के बाद बीच में इधर आ रहा है 25। इसका 25 क्या हो जाएगा, मिडल नंबर यानी मीडियन। तो मिडिल नंबर इज़ 25, सो मीडियन इज़ 25। ठीक है, देखने से हमें समझ में आ रहा है कि क्या है। जैसे हमने देखने से समझ में आ रहा था कि सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है, बट करने के लिए हमें एक तरीका चाहिए। उस तरीके में हमने टेली मार्क बनाया। इस तरीके में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन में कैसी कंडीशन आ जाती है, जैसे 17 18 24 35 25 35 36 46 48। इन कंडीशन में डिजिट जो है हमारे उनके एकदम बीच का नंबर फाइंड नहीं कर पा रहे। 4 नंबर इधर हमने छोड़े, 4 नंबर इधर छोड़े, इनके बीचों में क्या आ रहा है, इसका आइडिया नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होगा, हमें अगेन फॉर्मूला यूज़ करना है।
और वही फॉर्मूला होगा हमें क्वेश्चन में यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा बीच का नंबर फाइंड करना हार्ड होता है तो हमें यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मूला। इफ़ डेटा इज़ इवन, अगर हमारा डेटा इवन होता है जैसे कि ये वाले में इवन था 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है, हमारा 8 डेटा है। तो जो हमारा 8 डेटा है तो इस 8 डेटा का हमें इवन नंबर जो गिवन है इसके लिए आपको फॉर्मूला लेना है। थोड़ा ध्यान से समझना, ये जो n/2 है इसके ऊपर मैंने TH लिखा है, इसका मतलब ये टर्म होती है। टर्म का मतलब है बेटा, जैसे ये पहला नंबर है, इट इज़ द फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ, ठीक है, इसको टर्म कहते हैं। क्लास 10th में दोबारा से आएगा ये, ओके। फिर इसमें प्लस करेंगे हम नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म का मतलब है अगली टर्म, जो n/2 से आंसर आएगा उसमें अगला नंबर ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे E1 नंबर का मिडिल नंबर पता चल जाएगा, ठीक है, ओके। अगर डेटा हमारा ऑड होता है तो ऑड होने का सिंपल एक ही फॉर्मूला है, जो भी हमारे नंबर होते हैं उसको n में 1 प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा हमारा टर्म में आएगा। हमेशा हम आंसर टर्म में निकालते हैं फिर उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इसी एग्जांपल में देखें तो 17 18 24 ये जो डेटा था, इस डेटा को मैं फॉर्मूले से करता हूँ, देखने से हमें 25 आंसर आया था। आप देखते हैं रियल में कैसे आता है। तो क्योंकि ऑड नंबर था तो ऑड नंबर के डेटा में n+1, यानी कि हमारे नंबर क्या हैं टोटल मिला के हमें 1 2 3 4 5 6 7 डेटा दिया है हमारे, ठीक है। नंबर ऑफ डेटा 7, तो 7 में 1 ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8 को 2 से डिवाइड किया, सिंप्लीफाई करके क्या जाएगा 4। और ये जो 4 है वो आंसर नहीं है बेटा, गलती ये भी करते हैं बच्चे, ये है फोर्थ टर्म। तो फोर्थ नंबर पे क्या आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे आ रहा है 25। तो दिस इज़ अवर डेटा रिजल्ट, यानी मीडियन हमारा, ओके, दिस इज़ अवर मीडियन। तो 25 इज़ ऑन फोर्थ टर्म, सो 25 इज़ द मीडियन, ओके। लेकिन अगर डेटा इवन होता है उस कंडीशन में क्या करना है, देखो थोड़ा सा हार्ड है ये ज़्यादा। n/2 वही नंबर ऑफ टर्म हमारी कितनी है, इसमें 8 है, पिछले में 7 थी, इसमें 8 है, इसलिए ये इवन है। फिर उसमें प्लस कर देंगे नेक्स्ट टर्म को, तो n/2 से जो भी आंसर आएगा उसमें नेक्स्ट टर्म ऐड कर देंगे और दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ क्रिएट करते हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स थी 8 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आएगा 4। तो ये जो मेरा 4 आंसर आया है, यानी कि फोर्थ टर्म जो आई है, इस फोर्थ टर्म में फिफ्थ टर्म ऐड कर देंगे सॉरी, फोर्थ टर्म में फिफ्थ टर्म ऐड करते हैं। देखो कैसे, फोर्थ टर्म थी हमारी 25, फिफ्थ टर्म हमारी 35, यानी कि आपको ऐड करना है 35 एंड 25, ठीक है। ये वाला सबसे स्पेशल टाइप है, 35 एंड 25 को ऐड करेंगे, ना कि 4 + 5। बच्चे जल्दी में 4 + 5 को 9 कर देते हैं, 9 को 2 से करेंगे तो 4.5 आंसर आता है। ये मीडियन नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, 25 + 35, यानी इनका फोर्थ टर्म पे क्या आ रहा है, फोर्थ टर्म पे देखो आ रहा है 25 और फिफ्थ टर्म पे आ रहा है 35। इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है, तो इन दोनों को ऐड किया तो आया 60। 25 + 35 होता है 60, 60 को 2 से डिवाइड किया तो 30। तो इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली क्या रहा होगा, देखो 25 के और 35 के बीच में 30 आता है। तो ये यहाँ से भी देखने से भी प्रूव हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसका मीडियन क्या हो जाएगा, सो इट्स मीडियन इज़ 30, ओके। ये तो थे मीन मोड मीडियन के क्वेश्चन। अब आते हैं थोड़े से ग्राफ के क्वेश्चन पे। आपके एग्जाम में 2 ही टाइप के ग्राफ मैं रिकमेंड करता हूँ। सबसे पहले तो बार ग्राफ होता है, जैसे ही मैंने एग्जांपल क्रिएट कर रखा है कि एक तरफ लिखा है फेवरेट कलर और एक तरफ लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो फेवरेट कलर में रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो और ऑरेंज है, और रेड कलर के 20 स्टूडेंट्स को पसंद है, ग्रीन कलर 15 को, ब्लू 5 को, येलो 25 को और ऑरेंज 30 को। स्टार्ट करते हैं इसका ग्राफ बनाना। देखो जब ग्राफ बनाते हैं तो हमारी एक लाइन ये वाली होती है एक्स एक्सिस, एक लाइन ये वाली होती है वाई एक्सिस। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इन पे नाम लिखना है, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इनका नाम जरूर लिखना है, एक्सिस का पता होना चाहिए टीचर को और ग्राफ में डिटेल होनी चाहिए, ओके। तो ये जो रेड वाला है इसका मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, ऊपर कहाँ तक बनाना है 20 तक। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली लाइनों को सिलेक्ट करना, ठीक है। ये जो लाइनें दी हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इनको एकदम बराबर बराबर। तो इन सबको देखने से समझ में आ रहा है कि लगभग 5 की टेबल में सारे नंबर आ जा रहे हैं, ठीक है। मतलब सबका गैप है ना इक्वल लगते हैं। सबसे पहले 0 से शुरू करते हैं, 0 वाले पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन, ORIGIN, ओरिजिन। इस 0 पॉइंट को कहेंगे ओरिजिन। ओरिजिन से ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पे बढ़ते हैं, तो पहले 5, फिर अगले में 10, यानी कि 5 की टेबल कर दो, 15 20 25 30 35, ठीक है, 5 की टेबल कर दी। और जो दूसरी डिटेल है यहाँ हमें ना, जो हमारा दूसरा डेटा था, यानी ये एक्स एक्सिस वाला डेटा और वाई एक्सिस का डेटा हमने ऐसे बना दिया। तो रेड ग्रीन ब्लू ये वाले कॉलम बनाने हैं, रेड का, ग्रीन का, ब्लू का। याद रखना है इनके बीच में गैप इक्वल रखना। देखो यहाँ एक बॉक्स का गैप है, यहाँ एक बॉक्स है, फिर एक बॉक्स का गैप है, फिर एक बॉक्स है, फिर एक बॉक्स का गैप है। तो ये जो गैप है ये इक्वल रहना चाहिए, ग्राफ आपका बहुत अच्छा रहता है। तो रेड कलर कहाँ तक था 20 तक, तो मैं 20 तक इसको बना के नीचे बंद कर दूंगा, एक बार बना दूंगा, इसे कहते हैं बेटा बार,
ठीक है। ये जो 1 2 3 4 5 बने हैं इन्हें कहते हैं बार्स, इसलिए कहते हैं इसको बार ग्राफ। ओके, देन ग्रीन वाला जो है वो 15, तो 15 तक इसको बना के यानी इसके ऐसे नाप के सिधाई में स्केल से, तो इसको 15 तक। उसके बाद अगला है 5, ठीक है, और उसके अगला है 25, ये भी ठीक है, और उसके अगला होगा 30, ये भी ठीक है। ओके, सारे मेजरमेंट हमारे सही हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका स्केल। स्केल नहीं बनाओगे तो मार्क्स कट जाते हैं बेटा। स्केल का मतलब है आपने यहाँ कितना गैप दिया है, ठीक है, ये वाला गैप आपका कितना है, तो ये गैप लगभग आपने सारा 5 का गैप लिया है, तो आप लिखोगे 1 यूनिट, यानी कि ये जो एक बॉक्स है इसको 1 यूनिट मेजर करते हैं, किसके इक्वल है, 5 स्टूडेंट्स के इक्वल है। तो ये ग्राफ एकदम आपका बहुत अच्छे से इंडिकेट हो रहा है, मतलब कि इन्फॉर्मेशन अच्छी आ रही है इसमें। अभी जो इधर थे इनको कलर्स कहेंगे। एक चीज़ छोटी सी और आप लिख सकते हो, इधर तो आएंगे हमारे कलर्स और इधर आएंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। ये लो कलर्स एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका बार ग्राफ कंप्लीट। ओके, देन हम लेते हैं डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में क्या होगा, आपकी इन्फॉर्मेशन जैसे इंग्लिश और हिंदी दो टाइप के सब्जेक्ट्स हैं उनमें बटी हुई है, ठीक है। 1995 के ईयर में, 1996 में, 97, 98 में कुछ स्कोर है किसी बच्चे के, ठीक है। जैसे 1995 में इंग्लिश में आए उसके 30, फिर 40, 45, 20 ऐसे आए, और 1995 हिंदी में आए उसके 50, 45, 40 एंड 30। तो इसको डबल बार ग्राफ बनाने के लिए सिंपल सा एक काम करना है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन जैसे वहाँ पिछली बार कलर्स में थी, इस बार 195, 1996, 1997, 1998 ऐसे बन जाएगी। और ये जो गैप था, इसकी गैप को कैसे फिल करना आपको याद रखना है। ये जो आपका ग्राफ है इसमें सबसे ज़्यादा नंबर जो रिपीट हो रहा है, यानी आप इसको आइडिया लगाओ कि किसकी टेबल में सारे नंबर आ रहे हैं, लगभग, ठीक है, सारे तो नहीं आ सकते बट लगभग आ सकते हैं, मतलब 10 की टेबल में आ रहे हैं। तो आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है 10 के अकॉर्डिंग बनानी है, यानी आपकी स्केल रहेगी 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स, क्योंकि हम मार्क्स की बात चल रही है। फिर बात करते हैं 1995 में, ये जो मैंने देखो यहाँ इंडिकेट किया, जो इंग्लिश है वो ब्लैक कलर का बना रहा हूँ मैं, जो हिंदी है वो रेड कलर का बना रहा हूँ। तो इंग्लिश में 1995 में 30 तक ऊपर ले जाना है मुझे, ये 30 तक जाएगा। और दूसरे वाला जो है वो, एक मिनट, दूसरे वाला जो है वो जाएगा मेरा 50 तक, क्योंकि डिटेल में पहले ही मुझे यहाँ से पता चल रहा है ये 30 और 50 हैं। ओके, सेकंड बारग्राफ में हम क्या करेंगे, जो मेरा इंग्लिश है, इंग्लिश को मुझे बनाना है 40 तक, ठीक है, इंग्लिश मेरा 40 तक बनेगा और हिंदी मेरा बनेगा 50 तक, सॉरी 45 तक, तो 45 तक, ठीक है। दो थोड़े से बीच में आ रहे थे, तो आप आइडिया लगाओ कि 40 और 50 के बीच में 45 होता है। तो मैं थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगा दूँ यहाँ, इंग्लिश में ये लगा देंगे, हिंदी में ये कर देते हैं और इंग्लिश में ये कर देते हैं, तो अच्छा पूरा कंप्लीट बन जाएगा फिर, ठीक है। 1997 के इस वाले कॉलम में आपको देना था यहाँ 45 और हिंदी वाले कॉलम में आपको लगाना था 40। और लास्ट वाला जो ग्राफ है ये 1998 का, तो आपको पहले इंग्लिश वाले में लगाना था 20 तक और हिंदी वाले में आपको बनाना था 30 तक, ठीक है। तो सारी डिटेल आपकी भर गई है। अब आपसे जो भी क्वेश्चन पुटअप की जाए, आपको इन ग्राफ को देख के आंसर देने हैं और आपका ग्राफ बहुत अच्छे से जाएगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी जो भी होता है, आपको सबसे पहले समझना है प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, ठीक है। इसको मैं हिंदी में मतलब इंग्लिश में दूसरा CHANC चांस कहता हूँ, जिसको हिंदी में हम संभावना कह सकते हैं, ठीक है, किसी भी काम के होने की संभावना यानी पॉसिबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है जो हम नॉर्मली हमारे क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है। ये हम अभी समझते हैं कि फेवरेबल आउटकम क्या होते हैं। जैसे कॉइन की बात करें तो कॉइन में टोटल पॉसिबल आउटकम होते हैं दो ही, क्या तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है, ये तो है टोटल आउटकम। जैसे इसमें 2 आउटकम आया तो टोटल हो गया 2। जैसे डाइस की बात करें तो डाइस में टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं, क्या तो उसके सरफेस पे 1 आ सकता है या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है, तो टोटल मिला के 6 हो गए, ठीक है। इसका डाइस का टोटल आउटकम कितना होता है, 6 होता है। अब आपको दो बातें और समझा दूँ थोड़ी सी। एक तो क्या तो किसी भी चीज़ के होने के 100% चांस होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यू आर ओल्डर देन यस्टरडे, कि आप कल जो हमारा बीत गया उससे आज एक दिन बड़े हो गए, बिल्कुल सही है, 100% बात सही है, इसका मतलब ये 100% चांस हो गया। कभी कभी कुछ बातें 0% चांस की होती हैं, जैसे यानी जो हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल हैं। यू आर यंगर देन यस्टरडे, कि तुम कल जितने थे आज उससे छोटे हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ये आपका 0% चांस हो गया। फिर एक और लिखते हैं, कुछ चांस ऐसे होते हैं जो ना 0 होते हैं ना 100 होते हैं, इनके बीच में होते हैं। तो 0 to 100 चांस जो होता है उसको जैसे मैं एग्जांपल के समझा रहा हूँ कि इट में रेन टुडे, कि आज शाम को या अभी रात को बारिश आ सकती है। तो एग्जांपल आपका हो गया कि हो सकता है बारिश आ जाए, पक्का नहीं पता, क्योंकि इन दोनों में हम श्योरिटी रखते हैं,
और 0 to 100% यानी कि इनके बीच में जो होता है उसमें श्योरिटी नहीं होती। उसी के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, वो कैसे निकालें। ठीक है, तो यहाँ कुछ एग्जांपल मैंने क्रिएट किए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो जैसे वही फॉर्मूला लिखते हैं वापस से हम, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। क्वेश्चन करने का तरीका ऐसा ही रहना चाहिए आपका जैसा मैं बना रहा हूँ। फेवरेबल आउटकम एक है हमारे पास, ठीक है, हेड, क्योंकि हेड पूछा है हमें क्वेश्चन में, इसलिए हेड। और टोटल आउटकम क्या होना हमारे पास, दो होते हैं, क्या तो हेड आता है या टेल आता है। एक कॉइन को जब उछालते हैं क्या तो उसमें हेड आता है या टेल आता है, उसमें से एक हमेशा रहेगा जब हम कभी रिजल्ट देखेंगे तो। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाएगी 1/2। ओके, एक क्वेश्चन मैं खुद अभी क्रिएट कर रहा हूँ आपके लिए। जैसे डाइस का क्वेश्चन बना देते हैं। डाइस में टोटल आउटकम जैसे होते हैं 6, टोटल आउटकम इज इक्वल टू 6। और फेवरेबल अगर पूछा जाए तो फेवरेबल में क्या क्या आ सकता है, जैसे यहाँ पता करते हैं। फेवरेबल में आ सकता है, किसी ने क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया 1 to 6, क्योंकि उसके फेस कितने होते हैं 1 to 6, और इसमें आपको पूछ लिया कि और नंबर कितने होते हैं। ठीक है, और नंबर आ जाए, अगर हम एक डाइस को ऐसे रोल करके फेंकते हैं तो उसमें ऊपर ही ऊपर हम जो देखते हैं उसमें और नंबर आ जाए, तो 1 से लेके 6 में और नंबर क्या होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है। तो टोटल कितने हो गए 3, तो इसमें ऊपर आएगा फेवरेबल में 3 और नीचे आएगा टोटल में 6। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 3/6। लेकिन जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको बन जाएगा 1/2, और 1/2 को डेसिमल में कह सकते हैं 0.5। ठीक है, तो डेसिमल निकालनी जो होती है, लेकिन 1/2 आपको ऐसे आंसर देना है। ये है डाइस का एक एग्जाम्पल। ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप बहुत आसानी से ही कर सकते हैं।